हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स की पीवाईक्यू को कराएंगे, जिसमें हम मैथमेटिकल और स्टैटिकल जो इकोनॉमिक्स के 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2021 के जो आया था थर्ड क्वेश्चन मैथमेटिकली, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू A L के पावर अल्फा K के पावर बीटा ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देन यदि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी। यहाँ पे ऑप्शन पूछा है अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 होगा या फिर अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1 होगा। थर्ड है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होगा एंड फोर्थ है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा के यदि रिटर्न टू स्केल पे यदि हम उसकी वैल्यू को देखते हैं तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता क्या है या फिर कोई भी रिटर्न टू स्केल है क्या। तो यदि हम किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन के कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैपिटल यदि हम कैपिटल एंड लेबर का जो हम रेस प्रोपोर्शन लेते हैं, प्रोपोर्शन जो है कैपिटल लेबर रेशियो का, यदि मान लीजिए कि 2% से इंक्रीज कर रहा है और सेम परसेंटेज यदि उसकी आउटपुट इंक्रीजेस, यदि उसकी आउटपुट भी 2% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो वहां पे जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे वर्क करेगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल यदि कैपिटल एंड लेबर का जो रेशियो है, मान लीजिए कि कैपिटल लेबर का जो प्रोपोर्शन है वो 3% से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस, और जो हमारा आउटपुट यदि हमारा आउटपुट जो है वो 6% से इंक्रीज कर रहा है, तो वहां पे क्या है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को शो करेगा। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इट मीन्स कि जो लेबर एंड कैपिटल का जितना हमने इनपुट डाला है उससे ज्यादा हमें आउटपुट मिल रहा है। समझ रहे हैं, हमने कैपिटल लेबर का जो इनपुट डाला है वो 3% से हमने बढ़ाया, लेकिन हमारी उस प्रोडक्शन फंक्शन पे हमारा जो आउटपुट है वो 6% से इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे लिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। ठीक है, और यहीं पे यदि हम ये कह ले कि जो कैपिटल लेबर का रेशियो है वो 6% से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस, एंड जो हमारा आउटपुट है वो यदि 3% से इंक्रीज हो तो वहां पे जो होगा वो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होगा। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इसका मतलब ये है कि जो हमने कैपिटल लेबर का जो रेशियो लिया है वो हमने इनपुट जो है वो ज्यादा परसेंटेज में लिया है, लेकिन उसके कंपेयर में जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो 3% के ही रेट में मिल रहा है। तो इट मीन्स हमें ये पता चलता है कि हमारा जो उस प्रोडक्शन फंक्शन को बनाने पे हमें कॉस्ट ज्यादा बियर करना पड़ेगा एज कंपेरिजन टू उसके प्रॉफिट से, इसलिए ये हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यदि हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की बात करें, जो अल्फा प्लस बीटा है वो प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल लेबर का रेशियो बताता है कि कितने प्रोपोर्शन में हमने कैपिटल लिया है और कितने प्रोपोर्शन में हमने लेबर लिया है। यदि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आता है तो ये हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, वहीं पे यदि अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 होगा तो ये हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यदि अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1 आता है तो ये हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होगा। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन थर्ड के आंसर की बात करें तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में 15 नंबर का जो क्वेश्चन था वो मैथमेटिकली था। तो यहाँ पे है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम
when marginal propensity to save is equal to 0। तो यदि आपको ये फार्मूला पता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यदि आपने पढ़ा होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मल्टीप्लायर वगैरह का, यदि आपने पढ़ा है तो ये चीज क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू बस पुट करना है हमें। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू हमें 0 दिया है, तो यहाँ पे हम बस उस वैल्यू को पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ इसके जगह पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की जगह पे हम 0 रख देंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 1। अब यहाँ पे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू क्या पाएंगे, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2021 में नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था। 27 नंबर का क्वेश्चन था 2021 में मैथमेटिकली। इफ MPC is equal to 0.5 then the value of multiplier will be। यदि MPC की जो वैल्यू है वो 0.5 है तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लायर का फार्मूला पता होना चाहिए। मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, ये है हमारा मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे बस हमें वैल्यू पुट करना है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC की जगह पे 0.5। यहाँ पे यदि हम इसे सॉल्व करते हैं 1.0 एंड 0.5, यदि हम इसे माइनस कर दें, बहुत मैं लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.5। ठीक है, यहाँ पे हमें हो जाएगा 0.5। अब इसे हम यदि पॉइंट यदि हटाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये कटेगा तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो आ रही है 2। ठीक है, जो हमारा मल्टीप्लायर है वो 2 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। Estimate the mode if the arithmetic mean and median are respectively 12 and 14। तो यदि इसमें निकालना है मोड का वैल्यू, यदि आपको अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन दिया हो, तो हमें मीन इज इक्वल टू 12 दिया है और जो मीडियन है हमारा, मीडियन ये 14 है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मीन मीडियन और मोड का जो फार्मूला होता है वो क्या है। तो होता ये कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फार्मूला, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद होना ही चाहिए, देन तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अब बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है 3 मीडियन हमें जो दिया है यहाँ पे होगा 14 माइनस 2 मीन की वैल्यू जो है वो है 12। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 42 माइनस 24। अब हम इसे यदि निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 18। तो मोड इज इक्वल टू क्या होगा, मोड इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। x bar is equal to 6 and 3 summation x is equal to 16 दिया है and summation x square is equal to 1000। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस ब्रैकेट में x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमें गिवन डाटा है उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे वनली पुट कर देनी है। ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर हमें दिया है 1000। ठीक है, एंड जो n का वैल्यू है ये हमें निकालना पड़ेगा, n का वैल्यू हमें यहाँ से निकालना होगा। तो n
एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपको समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ से आप 16 कर दोगे और 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 10। ठीक है, तो जो n की वैल्यू होगी वो 10 होगी। तो यहाँ से आपने निकाल लिया 10 की वैल्यू। अब आप माइनस कीजिए और आपको x बार की वैल्यू आपको पता है 6 दिया है, तो यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये टोटली अंडर रूट में रहेगा। अब इसे आप करोगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 100 बचेगा, 100 माइनस, और इसकी जो यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब हम 100 में से 36 को यदि माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 64। ठीक है, अब इसका यदि हम वर्ग निकालते हैं तो ये होता है 8, 8 होता है इसका 64 का। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू आएगा वो 8 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, 2021 में 103 जो क्वेश्चन था वो मैथमेटिकली था। यहाँ पे है इन द फार्मूला r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n और n स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे पूछा है डी स्टैंड्स फॉर, डी जो है ये क्या बताता है। यदि आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये आपने पढ़ा होगा, और जो उसको निकालने का जो फार्मूला है यदि आपको याद होगा तो ये आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। जो डी है ये रैंक मतलब डिफरेंस, टू जो रैंक्स होते हैं उनके बीच के डिफरेंस को बताता है। यहाँ पे 2 रैंक होगा, ऑर्डर नहीं, 2 रैंक। डिफरेंस ऑफ 2 रैंक्स के बीच में जो है वो डी दिखाता है कि हम जब वैल्यू निकालते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट का, तो इसमें जो डी है वो हमें बताता है कि उन दोनों वर्ड मतलब जो आइटम्स हमने लिया है उनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकेंड होगा वो करेक्ट होगा, डिफरेंस ऑफ 2 रैंक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 2021 में ये लास्ट है मैथमेटिकल क्वेश्चन जो आया था 106, which of the following equations show the correct relation between arithmetic mean, median and mode। अभी हमने पीछे देखा था mode is equal to, तो यहाँ पे जो मोड का रिप्रेजेंटेशन किया गया है वो z से किया गया है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू मोड, जो m है आपका है वो मीडियन, मीडियन, एंड जो x बार है वो हम मीन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यदि इसी फार्मूले को हम देखें तो z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो थर्ड है वो करेक्ट होगा, z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2016 का ये क्वेश्चन है 69 नंबर का। इफ MPC is equal to 0.75 then the value of multiplier will be। तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा यदि MPC। तो अभी पीछे जो हमने 2021 में देखिए कि यदि आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा कि किस मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे यदि आपको मल्टीप्लायर का याद है, पीछे हमने देखा था 1 माइनस MPC। ठीक है, सिंपल सा इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुट कर देनी है 1 माइनस 0.75। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.75, यदि 100, ये भी मैं निकालना बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों का होता है कि यहाँ पे समझ नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9 एंड 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया 0.25। ठीक है, अब यहाँ से आप यदि इसे और सिंप्लीफाई करोगे, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे डबल 0 ऊपर बढ़ जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब इसे आप काटोगे तो आपका आ जाएगा 4, क्योंकि 25 से 100 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या आया 4। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा मल्टीप्लायर का वो होगा सेकेंड 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 72, if the price of firms under perfectly competitive market is 14 then its average revenue will be। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि यदि P इज इक्वल टू 14 है, परफेक्टली यहाँ पे दे दिया है, देखिए परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट के लिए पूछ रहा है,
तो यदि आपको परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का यदि ग्राफ भी याद है ना, तो भी आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे x है, ये y है हमारा। तो जो परफेक्ट कंपटीशन की जो फॉर्म्स होती हैं, वो उनकी जो प्राइस है ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू है और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ये बराबर होता है, ठीक है। तो आपको पहले ही पता है कि जो प्राइस हमें बता दिया है कि 40 है, 40 रुपए है, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, वो भी प्राइस के बराबर ही होगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये तीनों की तीनों बराबर होती है। यदि आपसे यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी पूछता तो भी वो इक्वल टू 14 होता, ठीक है। जो ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे करेक्ट होगा। आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है आपका यदि वो क्लियर है तो क्वेश्चन करना बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का। तो यहाँ पे है, फॉर एनी कंट्री आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल रेशियो विच कैपिटल आउटपुट रेट विल बी मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो ऑप्शन यहाँ पे है 6:1 का, या 5:1 का, या फिर 4:1 का, एंड फोर्थ है 3:1 का। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉफिटेबल पूछा है, तो इट मीन्स है कि जो कैपिटल आउटपुट रेट है, तो कैपिटल एंड आउटपुट, कैपिटल एंड आउटपुट, ठीक है। इट मीन्स कि जो कैपिटल है हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट है, और ये जो है ये आउटपुट होगा। आउटपुट तो ऑलरेडी दिया ही हुआ। तो यहाँ पे यदि हम एक एक ऑप्शन को यदि आप देखोगे तो भी आप इसको समझ पाओगे अच्छे से। यदि मान लीजिए कि हम 6 इनपुट लगाते हैं और हमारा 1 यूनिट ऑफ आउटपुट मिलता है, क्या ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, या फिर हम 3 यूनिट कैपिटल लगाते हैं, इनपुट कैपिटल लगाते हैं, और हम सेम जो आउटपुट का है 1 यूनिट ऑफ आउटपुट हम प्राप्त करते हैं, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, जो हम 6 यूनिट ऑफ कैपिटल लगाते हैं। तो ये आपको तो ऑप्शन से ही क्लियर है कि हम कम कैपिटल लगा के, मतलब कम, मतलब लेस इनपुट ऑफ कैपिटल यदि हम यूज करते हैं, और सेम आउटपुट जो है 1 यूनिट का यदि हम प्राप्त करते हैं आउटपुट, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है, क्योंकि हमें कॉस्ट कम बेयर करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो ऑप्शन फोर्थ है वो करेक्ट होगा। मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को डाली कि बहुत लोगों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एजम्पशंस वगैरह कुछ नहीं है, ना ही किसी थियरी का, बस आपको यदि मैथमेटिकली इन चीजों का यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैपिटल आउटपुट या फिर जो भी है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2011 का। तो यहाँ पे 51 है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2.5, देन द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द प्रोड्यूसर विल बी। जो प्रोड्यूसर का मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो क्या होगा यदि प्राइस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन हो तो हमें गिवन है जो, उसे हम पहले लिख लेते हैं। ये हमें 20 रुपीज प्राइस जो है, एंड जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है 2.5। जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमें निकालना है। तो आपको ये चीज पता होगा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस, या फिर यूं कह लीजिए जो एवरेज रेवेन्यू है, उसका जो फार्मूला क्या है ये याद होना चाहिए। तो होता ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। ये होता है हमारा फार्मूला ओवरऑल, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। यदि हम ये कहते हैं जो हमारा प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, तो कैसे बराबर है, बहुत लोगों को ये चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज भी देख लेते हैं। जो एवरेज रेवेन्यू होता है इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, इसे निकालते हैं हम टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक है। और जो टोटल रेवेन्यू निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है पी इंटू क्यू। ये चीज तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू टी आर के जगह पे पी इंटू क्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं और डिवाइडेड बाई क्यू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यही मिल जाएगा कि ए आर इज इक्वल टू पी, ठीक है। ये चीज यहाँ से प्रूफ हो गई। तो अब हम यहाँ पे
इजिली AR की जो वैल्यू है वो 20 रुपीज ले सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी मिल गई जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस में 2.5, और हमने यहाँ से AR की जगह पे AR को भी निकाल लिया P प्राइस के द्वारा। ठीक है, अब हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम पेज लेते हैं न्यू, तो वहां पे हमें क्या क्या गिवन था ये चीज देखते हैं। हमें वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो दिया हुआ था 2.5, हमने एवरेज रेवेन्यू निकाला, वो हमें मिला 20 रुपीज। ठीक है, और हमारा जो वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू हमें निकालना ही था। ठीक है, और प्राइस जो है हमारा वो 20 रुपीज था, ऑलरेडी गिवन था। अब यदि हम उस फार्मूले में बस वैल्यू को पुट कर देते हैं, AR इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू AR डिवाइडेड बाई AR माइनस MR। ठीक है, इसी फार्मूले में हमें बस वैल्यू को पुट करना है। तो हम यहाँ से यदि हम निकालें ED, इसे हम इस साइड ला लेते हैं MR। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा AR, तो यहाँ पे यदि हम निकालते हैं AR माइनस MR, तो ये हो जाएगा AR डिवाइडेड बाई ED। अब यहाँ पे होगा माइनस MR AR डिवाइडेड बाई ED, और ये हो जाएगा माइनस, हम यहाँ से वैल्यू को इधर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ से माइनस हटा दें AR इज इक्वल टू, तो हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस AR डिवाइडेड बाई ED, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस AR। अब इसे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दें हम, तो हमें मिलेगा AR माइनस AR डिवाइडेड बाई ED। अब यदि हम AR और AR को कॉमा ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन ED। ठीक है, तो एक तरह से हमें ये यहाँ पे मिल गया MR इज इक्वल टू AR ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ED। या फिर तो आपको यदि MR की वैल्यू सीधे पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा लोगे। यदि आपको बस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और AR और MR में ऐसा रिलेशन पता है तो भी आप लगा दोगे इसे, या फिर तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करके वो भी कर लोगे। मैंने जानबूझ के किया कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे वैल्यू बस पुट कर देनी है, AR की जगह पे हम 20 कर देंगे और 1 माइनस 1 अपॉन ED की जगह पे 2.5 लिख देंगे हम, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। अब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक, अब यहाँ से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट पॉइंट सेम नंबर्स के बाद है, तो इसे हमारा पॉइंट हट जाएगा, और इसे यदि आप सॉल्व करोगे तो आएगा 12। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जो होगा ये 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम उस क्वेश्चन को देखें 51 का, तो जो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है वो थर्ड होगा 12। ठीक है, होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और किसी को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। यदि ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप इजीली कर पाओगे। यदि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है तो, या मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है तो भी आप कर लेना। यदि आपको प्राइस यदि दिया है या फिर तो वहां से आप एवरेज रेवेन्यू निकाल लेना। मैंने एवरेज रेवेन्यू निकालने का फार्मूला आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुटेबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, जो सीरीज दिया है उसमें कहा है कि लेस देन 2, 4, 6, 8, 9 एंड मोर देन 12। ठीक है, इसमें सेंट्रल टेंडेंसी का जो वैल्यू है उसे निकालना है। तो आपको यहाँ से दो तीन चीज क्लियर होगा। जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट होता है वो तीन तरीके से किया जाता है, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो जो मीन का जब भी हम मेजर करते हैं उसमें स्पेसिफिक वैल्यू यदि दी हुई हो 2, 4, 6, 7, 8 ऐसे करके, तो हम उसका एवरेज निकाल के उसका वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि वो फिक्स गिवन नंबर होती हैं। उस तरीके से हम मीन निकाल लेते हैं। यदि मोड की बात करें तो मोड वो चीज होता है जिस नंबर सीरीज में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की होती है तो वो हमारा मोड होता है। लेकिन यदि हम मीडियन की बात करें तो ये पोजिशनल एवरेज निकालता है, ये फिक्स नहीं बताता है कि इतना होगा।
ये बीच में कितना रेफरेंस रहेगा उसको लेके ये पोजिशनल एवरेज बता देता है कि यहाँ से एग्जैक्ट नहीं बताता है, बट ये चीज ये बता देता है कि इन दोनों के बीच में ही जो वैल्यू है वो वैरी करेगी। तो यदि लेस देन 2 की बात करें, तो लेस देन 2 में हमें स्पेसिफिक नंबर दिया ही नहीं है कि कितना लेस देन 2, और या फिर मोर देन 12 है तो ये कितना मोर देन 12। ठीक है, तो हमें फिक्स नंबर नहीं पता है कि कितना हमें मतलब जो हमारा वैल्यू है वो कितना वेरी करेगा। यदि आपको क्वेश्चंस आते हैं तो हम वहां पे जब सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी होती है तो हम मीडियन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो सेकंड होगा इस क्वेश्चन के लिए वो करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज एक्सप्रेस। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का जो फार्मूला होता है उसको कैसे निकालते हैं? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू होता है, आपको फार्मूला थोड़ा बहुत याद करना होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए किसमें है। ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 62। द शेप ऑफ कर्व ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद मिडिल पीक विल बी। यदि किसी कर्व का जो शेप है डिस्ट्रीब्यूशन में, यदि हम कर्व के शेप की बात करें तो यहाँ पे पूछा है यदि उस कर्व का जो मिडिल पीक है वो क्या होगा। यहाँ पे गामा एंड बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और उसका पूछ रहा है मिडिल पीक क्या होगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें जो बीटा है ये किसी कर्व की पीकनेस को बताता है, और जो बीटा के द्वारा हम कुटोसिस को मेजर करते हैं, कुटोटिक को मेजर करते हैं। और जो गामा है ऐसे बनेगा, इसके द्वारा हम फ्लैटनेस ऑफ कर्व को मेजर करते हैं। ठीक है, ये स्क्वेयरनेस से मेजर किया जाता है, स्क्वेयर्ड कि जो कर्व है या फिर जो हमारा डाटा है वो कितना स्क्वेयर्स है। ठीक है, और कुटोटिक के द्वारा हम पीकनेस ऑफ कर्व को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम कुटोटिक की बात करें तो ये 3 टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक है, एंड सेकेंड जो है ये ऐसे होगा, एंड थर्ड जो है वो ऐसे रहेगा। यदि हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो ये लैप्टोकुटोटिक होता है, लैप्टोकुटोटिक। एंड जो मिडिल पीक होता है या फिर मिडिल में जो रहता है वो मेसोकुटोटिक होता है, मेसोकुटोटिक। एंड जो फ्लैट होता है या फिर लीस्ट पीक वाला जो होता है उसे हम प्लेटोकुटोटिक बोलते हैं, कुटोटिक। इससे हम पीकनेस ऑफ कर्व को मेजर करते हैं। और यदि मैथमेटिकली इसकी वैल्यू की बात करें तो यदि बीटा 2 इज इक्वल टू 3 होता है तो ये मेसोकुटोटिक होता है, मेसोकुटोटिक। वहीं पे यदि बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 होता है तो ये लैप्टोकुटोटिक होता है, लैप्टोकुटोटिक। यदि बीटा 2 इज लेस देन 3 होता है तो जो वैल्यू होती है वो प्लेटोकुटोटिक की होती है, प्लेटोकुटोटिक। ठीक है, तो बीटा इट मीन्स कि जो कुटोटिक है उससे हम पीकनेस को मेजर कर लेते हैं, और जो स्क्वेयरनेस होती है इससे हम फ्लैटनेस को, कर्व के फ्लैटनेस को मेजर करते हैं। तो वहीं पे यदि गामा 1 इज इक्वल टू 0 हो तो वो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल। इट मीन्स कि कोई भी स्क्वेयरनेस मतलब स्क्वेयर्ड नहीं होती है जो डाटा है। यदि वही बीटा 1 सॉरी गामा 1 इज लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 होता है, ये पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड होती है, पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड। एंड गामा 1 इज लेस देन 0 होता है तो ये निगेटिवली स्क्वेयर्ड होती है, निगेटिवली स्क्वेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल पीक की बात कर रहा है और इसमें गामा एंड बीटा दोनों की वैल्यू को पूछा है। तो यदि बीटा की वैल्यू को देखें, यदि बीटा 2 इज इक्वल टू 3 है तो ये मेसोकुटोटिक है और ये मिडिल पीक को बता रहा है। और वहीं पे यदि हम स्क्वेयरनेस की बात करें, गामा की बात करें, तो यहाँ पे जो बी गामा 1 इज इक्वल टू 0 है ये सिमेट्रिकल बता रहा है, ये हमें मिडिल पीक की बात करें। यदि इसके ग्राफ को देखें तो यहाँ पे यदि ग्राफ का जो वैल्यू है
यदि ऐसे है तो ये हमारा सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल। वहीं पे यदि जो ग्राफ है यदि ऐसे है, ये हमारा पॉजिटिवली स्क्वेड होगा, और जो डाटा है वो ऐसे रहेगा, ये हमारा निगेटिवली स्क्वेड होगा। तो यहाँ पे जो यदि मिडिल पीक की बात करें तो ये सिमेट्रिकल को ही प्रेजेंट करेगा, स्क्वेनेस। ठीक है, तो यदि गामा की वैल्यू गामा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे गामा 1 होगा सब में, गामा 1 इज इक्वल टू 0 है एंड बीटा 2 इज इक्वल टू 3 है, तो जो कर्व होगा वो मिडिल पीक पे होगा। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन से सिक्वेनेस को देखा एंड कुटोसिस को देखा, और यदि मे बी कि आपको कुटोसिस में भी पूछ दे कि लैप्टो, अक्सर पूछता है नेट वगैरह के एग्जाम में, पूछता है कि लैप्टोकुटोटिक का हाईएस्ट पीक क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैप्टोकुटोटिक होता है, लिस्ट पीक वाला जो होता है वो प्लेटोकुटोटिक होता है, और मिडिल पीक वाला जो होता है वो मेसोकुटोटिक होता है। वैसे ही सिमेट्रिकल जो होता है वो सिक्वेनेस में मिडिल होता है, एंड पॉजिटिवली स्क्वेड जो होता है यदि गामा की वैल्यू लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, और यदि गामा की वैल्यू लेस देन 0 होती है वो निगेटिवली स्क्वेड होता है। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 63। if the if all the value of series are multiplied by 4 and then the value of coefficient of variance will be, यदि सीरीज की सारी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है वो निकालते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है कि जो डायरेक्ट सीरीज पे यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, उससे जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है उसके वैल्यू पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है उसको निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 का यूज करके, फार्मूले का यूज करके हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं। इसलिए जो डायरेक्ट सीरीज में किसी चीज का चेंज हो रहा है उससे उसकी वैल्यू पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा, नन ऑफ दी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। इफ द वैल्यू ऑफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 देन द वैल्यू देन द अदर रिग्रेशन वैल्यू, यदि एक रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है तो दूसरी उसकी वैल्यू क्या होगी, तो होता है आर एक्स वाई एंड सेकेंड जो होता है आर वाई एक्स। ठीक है, यदि यहाँ पे यदि हम बात करें तो यदि आपको इसकी प्रॉपर्टीज याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो दो चीज करना होगा, एक तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज आप याद रखिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट का, और दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो याद रहनी चाहिए आपको। वहां पे क्या होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट में, कोरिलेशन कोफिशिएंट में, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है वो +1 से -1 के बीच, +1 से, हम ऐसे लिखते हैं +1 से -1 के बीच वैरी करती है। ठीक है, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा यूनिटी के बराबर होती है, या फिर 1 के बराबर होती है, या यूनिटी होती है। ठीक है, तो यदि एक वैल्यू है आर एक्स वाई, ठीक, यदि उसकी वैल्यू यदि पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगी, ताकि वो उस वैल्यू को बराबर कर सके यूनिटी के। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन सेकेंड होगा वो करेक्ट होगा, विल बी लेस देन 1। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको जो प्रॉपर्टीज हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट का, वो आपको क्लियरली याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2010 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 5,000 crore increase in income leads to 500 crore in saving, then the marginal funds to consume will be, यदि 5,000 करोड़ यदि इनकम इंक्रीज होती है उसके साथ ही
500 करोड़ की हमारी सेविंग इंक्रीज हो जाती है, तो हमारा मार्जिनल प्रोविजन टू कंज्यूम क्या होगा? तो सिंपल सा यदि आपको चेंजेस निकालने आते हैं परसेंटेज वाला, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले हुए। तो यदि हम देखें यहाँ पे इनकम जो हमारा है ये 500 करोड़ है, 5000 करोड़ है, एंड जो हमारा सेविंग है, सेविंग जो है ये 500 करोड़ है। तो सिम यदि हम मार्जिनल प्रोविजन टू कंज्यूम में चेंजेस निकालते हैं, चेंज इन मार्जिनल प्रोविजन टू कंज्यूम, तो ये होगा चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इंटू 100 होगा। तो इज इक्वल टू यहाँ पे होगा चेंज इन इनकम क्या है हमारा 5000 करोड़ माइनस 500 करोड़ डिवाइडेड बाय 5000 करोड़ इंटू 100। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, हो गया आपका आंसर। यदि हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45, ठीक है, 45,000 डिवाइडेड बाय ये 5000 इंटू 100, ठीक है। अब इसे यहाँ से हम 20 से 20 कट कर देंगे और यहाँ से 10 से ये 10 कर देंगे कट। तो इसके बाद से हो जाएगा 5 9 जा 45 एंड 0। तो यहाँ पे चेंज इन मार्जिनल प्रोविजन टू कंज्यूम जो होगा वो 90% का चेंज होगा, 90%, 90%, ठीक है। देखिए आपको नॉर्मल यदि आपको परसेंटेज वगैरह निकालने आता है तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। यहाँ पे सिंपली आपको चेंजेस निकालना है कि चेंज इन मार्जिनल प्रोविजन टू कंज्यूम क्या होगा। तो चेंजेस परसेंटेज में निकालने के लिए हम वही करते हैं, इनकम में चेंज माइनस सेविंग में चेंज डिवाइडेड बाय इनकम में चेंज इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं। ये सारे वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने के बाद से जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चेंज इन मार्जिनल प्रोविजन टू कंज्यूम जो होगा वो 90% से चेंज होगा, तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 22। द एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन ए बेस ईयर में जो इंडिया और यूएस का एक्सचेंज रेट है वो 5 सेंट है टू अ रुपीज, एंड द प्राइस इंडेक्स इन बोथ द कंट्रीज इज 100। जो बेस ईयर में प्राइस इंडेक्स है दोनों कंट्री की वो 100 है। नाउ इन ए करेंट ईयर, अब 2011 में द इंडेक्स ऑफ प्राइस इन इंडिया इंक्रीजेस टू 400। जो इंडिया का प्राइस इंडेक्स है वो 400 है। इन अमेरिका द इंडेक्स इंक्रीजेस टू 200। जो अमेरिका का प्राइस इंडेक्स है वो 200 हो गया। देन द न्यू एक्सचेंज रेट विल बी, तो नया एक्सचेंज रेट क्या होगा? तो हम इसे सॉल्व करते हैं। न्यू एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू फॉरेन एक्सचेंज रेट टू डोमेस्टिक कंट्री into price index of domestic country divided by price index of foreign country, price index of foreign country, ठीक है। अब यहाँ पे हम बस वैल्यू पुट करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री कितना था बेस ईयर में 5 सेंट, इंटू प्राइस इंडेक्स ऑफ डोमेस्टिक कंट्री कितना है, तो प्राइस इंडेक्स कितना हो चुका है डोमेस्टिक कंट्री का, वो है 400, ठीक है, डिवाइडेड बाय एंड प्राइस इंडेक्स ऑफ फॉरेन कंट्री कितना है, ये हो गया है 200। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमें न्यू एक्सचेंज रेट मिल जाएगा। तो ये 20 से 2 कट जाएगा, ये 2 हो गया, ये यहाँ पे 5 दूना 10, ठीक है। तो न्यू एक्सचेंज रेट विल बी 10। तो यहाँ पे होगा 1 रुपीज इक्वल टू 10 सेंट, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47।
If the consumption function is C is equal to 100 plus 0.8y and investment function is I is equal to 15, the equilibrium income level will be, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो होगा वो क्या होगा ये पूछा है। तो आपको ये चीज पता होगा, सी जो इनकम होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, और यदि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी ऐड कर लेते हैं तो वो होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ये चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली ये देखते हैं कि जो इनकम होता है वो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक, यहाँ पे यदि हम वैल्यू को पुट करते हैं y इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो दिया है 50। अब इसे ही हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इनकम का जो लेवल है वो मिल जाएगा। तो सब इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको फार्मूला याद रहना चाहिए कि किस क्वेश्चन में हमें कौन सा फार्मूला ऐड करना है। तो यहाँ पे हम यदि इसे लेते हैं y माइनस 0.8y, अब इससे इस साइड कर लेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100 प्लस 50। तो फिर यहाँ पे हम y कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 0.8 होगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 150। अब इसे और आगे करें y, यहाँ पे यदि हम इसे माइनस कर दें 1.0 और यहाँ पे 0.8, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.2। ठीक है, ये भी साथ साथ में आप निकालना सीखते रहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2 150, y इज इक्वल टू 150, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.2। अब यहाँ से यदि हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 ऊपर, ये 2 हो जाएगा। अब इसे यदि हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा 750। आप कर लीजिएगा इसे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 750 होगा, इनकम इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑप्शन जो सेकेंड होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, if the value of marginal propensity to save is equal to 0.4 then the value of multiplier is will be। ठीक है, अभी तक तो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे दिया रहता था, तो हम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इजिली निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया है, अब हमें मल्टीप्लायर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आपको यदि क्वेश्चंस का पैटर्न पता है और दूसरी चीज की आपको इसका फार्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है एंड प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, दूसरा हमें मल्टीप्लायर से एक और फार्मूला पता होता है कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ से यदि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यदि हम निकालते हैं तो 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम इस जगह पे 1 माइनस एमपीसी की जगह पे इजिली हम एमपीएस लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ से वैल्यू पता चल गया है कि 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे 1 माइनस एमपीएस कर देंगे। ठीक, अब अपना हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4। ठीक, अब इसे आप और ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 और नीचे हो जाएगा आपका 4। अब इसे आप काट देना तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5। ठीक, होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो सेकेंड होगा वो क्लियर होगा 2.5। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो, बार बार किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है ये आप ध्यान दीजिए। एक तो पहला है कि मल्टीप्लायर, दूसरा आपका इनकम कंजप्शन वाले से, तीसरा जो अभी हमने देखा उसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट है, आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है, कोवेरियंस से पूछ रहा है, वेरिएंस है, और दूसरा मीन मीडियन मोड। सेंट्रल टेंडेंसी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चन एनालिसिस से यही निष्कर्ष निकला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 2009 का क्वेश्चन है ये 27, if the marginal propensity to consume is equal to 0.6 the value of multiplier would be। तो सिंपली यदि आपको मल्टीप्लायर का फार्मूला पता है तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमें देखिए 1 माइनस 0.6, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0.6, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4, ठीक। और हम ऊपर कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इसे भी, इसका जो आंसर आएगा ये क्या आएगा आपको पता है, 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड होगा वो करेक्ट होगा, 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63। 20 यूनिट ऑफ an article are demanded at a price of 5 per unit. If the price of article decreases to rupees 4 per unit, so that the demand increases 25 unit, then the quantity demanded, what will be the elasticity? तो यदि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फार्मूला है जिससे हम इलास्टिसिटी निकालते हैं वो याद है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे ऐसे भी हम लिखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस इन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यहाँ पे जो प्राइस होता है ये इनिशियल प्राइस है, इनिशियल प्राइस, और ये जो क्वांटिटी है ये इनिशियल क्वांटिटी है, इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है। यदि हम P1 की बात करें तो P1 है हमारा 5 पर यूनिट, 5 रुपीज, एंड हमारा जो Q1 है वो है 20। और यहाँ से हम P2 को देखें तो P2 है हमारा 4 रुपीज, एंड हमारा जो Q2 है वो है 25। अब बस हमें यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है। यदि हम चेंज इन Q की बात करें तो यहाँ पे चेंज इन Q जो है ये शो कर रहा है 5 यूनिट का, 5 यूनिट, एंड जो चेंज इन प्राइस है वो हमें 1 रुपीज का चेंजेस दिखा रहा है, 1 रुपीज का चेंजेस। अब इस सारे वैल्यू को हम यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पुट कर देते हैं, तो चेंज इन जो क्वांटिटी होगा 5 डिवाइडेड बाय चेंज इन जो प्राइस होगा वो 1 होगा, और इनिशियल जो प्राइस है हमारा P1 वो है 5, एंड जो इनिशियल क्वांटिटी है वो है 20। अब बस इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 एंड डिवाइडेड बाई 20। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा, वो आपका वैल्यू होगा यहाँ से यदि आप कट करते हो तो 1.25, ठीक है। आप उसको कट कर लेना, आपको वैल्यू पता चल जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू आएगा 1.25, ठीक है। ये 21 बार में जाएगा और फिर यहाँ से 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ से 25 चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा, 1.25। अभी तक हमने इस वीडियो में क्वेश्चन 2021 से लेके 2009 तक को कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यदि आपको इतने क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसका आंसर प्रोवाइड कर देंगे। अब हम क्वेश्चन 2005 के देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 52। Assume the average weight of 9% is 15 kg and the average weight of first 5% is 45 kg, while the average weight of last 5% is 55 kg, then the weight of fifth person will be। पांचवे जो आदमी का वेट होगा वो क्या है, तो यहाँ पे दिया है 9% का जो वेट है, 9% एवरेज वेट दिया है 50 kg। तो यहाँ से हम टोटल वेट निकाल लेते हैं 9% का, टोटल वेट ऑफ 9% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 9 इज इक्वल टू 450 kg, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं कि फर्स्ट फाइव पोर्शन
यहाँ पे ऑलरेडी एवरेज वेट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से टोटल वेट निकाल लेते हैं ओनली। टोटल वेट विल बी, यहाँ पे होगा 5 × 45 इज इक्वल टू 225 kg। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, लास्ट 5%। यहाँ पे भी एवरेज वेट दिया है, हम टोटल वेट ओनली निकालेंगे। टोटल वेट इज इक्वल टू 5 × 55 इज इक्वल टू 275 kg। हमसे पूछा है कि 5th पर्सन का वेट क्या होगा, तो 5th पर्सन वेट विल बी लास्ट 5% में से यदि फर्स्ट 5% को निकाल देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो हमें 5th पर्सन का जो वेट है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम करें 275 माइनस 225, तो हमें क्या मिलेगा, 5th पर्सन का वेट 50 kg। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के व्हेन कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ c इज इक्वल टू 5 + 0.75y। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, मल्टीप्लायर। ठीक, तो यहाँ पे यदि कंजप्शन फंक्शन को यदि आपको याद होगा, तो कंजप्शन फंक्शन में होता है c नॉट, ये एटोनॉमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस कंजप्शन, और ये जो होता है स्मॉल c, ये रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल प्रेफरेंस टू कंज्यूम को। ठीक है, तो यहाँ से यदि इस फार्मूला को यदि कंपेयर करें, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, जो मार्जिनल प्रेफरेंस टू कंज्यूम जो है वो हो जाएगा 0.75। ठीक है, और हमें मल्टीप्लायर का फार्मूला पता है, होता है 1 - MPC। ठीक, 1/1 - MPC का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.75। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, अब ऊपर डबल जीरो, ये 25 और ये कटेगा तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या आया है, 4। तो ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, 2005 का ही ये क्वेश्चन है। द कंजप्शन एंड सेविंग फंक्शन आर गिवन बिलो। कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। तो जो किन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था, या फिर किन्स ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ही पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर तो आप कंजप्शन को लेके भी मल्टीप्लायर का जो निकालना है वैल्यू वो निकाल सकते हो, या फिर सेविंग को लेके भी आप मल्टीप्लायर का निकाल सकते हो। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यदि हम कंजप्शन फंक्शन को देखते हैं, तो ये अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट टू कंज्यूम होगा, यहाँ पे होगा 0.2। और यहाँ से यदि हम देखें, नेक्स्ट सेविंग फंक्शन से हम देखें, तो मार्जिनल प्रोडक्ट टू सेव जो होगा वो 0.8 होगा। ठीक है, तो आपको जो फार्मूला याद है, मान लीजिए आपको ये याद है k इज इक्वल टू 1 - MPC, इस पे भी वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर k इज इक्वल टू 1/MPS। ठीक है, यहाँ पे भी रख के आप वैल्यू निकालोगे मल्टीप्लायर का तो भी निकल जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं, दोनों से ही निकाल के देख लेते हैं, सेम ही वैल्यू आएगी। 1 - MPC की जगह पे हम रख देंगे 0.2। अब यहाँ से यदि हम इसे निकालें तो 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि हम कट करें तो यहाँ पे होगा 1.25। ठीक है, अब वही वैल्यू यदि हम यहाँ पे रख दें, 1 MPS क्या है हमारा, 0.8, सॉरी 0.8, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8, तो ये भी कटेगा तो क्या आ जाएगा 1.25। तो या फिर तो आप कंजप्शन फंक्शन से एमपीसी निकाल लीजिए, या फिर सेविंग फंक्शन से एमपीएस निकाल लीजिए, आपको वैल्यू सेम आएगी 1.25। बस निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 54 का जो आंसर होगा थर्ड होगा 1.25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 92, ये भी 2005 का ही क्वेश्चन है। ठीक है,
If the demand curve of a seller is P is equal to 16 minus 1.2 Q, then the marginal revenue will be. तो इसमें दिया क्या है हमें? डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, ठीक है, दिया है P इज इक्वल टू 16 माइनस 1/2 Q। पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो आपको दिया है पहले वो आप रख लीजिए, जो नहीं दिया है वो बगल में आप देखिए कि आपको निकालना क्या है। तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू दिया निकालना है और हमें पी पता है या फिर डिमांड फंक्शन पता है। तो आपको ये चीज पता होगा कि जो टोटल रेवेन्यू होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए? पी इंटू क्यू, ठीक है। हमें पी का वैल्यू यहाँ से पता है, तो 1.2 क्यू इंटू क्यू, यदि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो हो जाएगा 16 क्यू माइनस क्यू बाई 2 क्यू। यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा क्या? 16 क्यू माइनस 1/2। ठीक है, हमें टोटल रेवेन्यू मिल गया। तो यहाँ से तो अब बहुत इजी हो जाएगा हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए। तो टोटल रेवेन्यू में से यदि टोटल रेवेन्यू को यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दे क्यू के रिस्पेक्ट में टोटल रेवेन्यू को, तो हमें मिल जाता है क्या? या फिर यहाँ लिखिए या फिर इधर कर लीजिए आप, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का एक फार्मूला होता है, क्योंकि हम यदि टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। अब डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, ये मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन पता है। ठीक है, तो यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करें हम क्यू 16 क्यू माइनस 1/2। यदि आप कहोगे तो मैं डिफरेंशिएशन भी बता सकती हूँ, यदि आपको चाहिए, ज्यादा कमेंट आएगा डिफरेंशिएशन के लिए तो मैं एक मतलब ले लूंगी वीडियो। तो अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करें हम तो 16 क्यू का हो जाएगा क्या? ओनली 16, और माइनस कांस्टेंट टर्म्स का जो होता है डिफरेंशिएशन वो 0 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जो आएगा वो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो थर्ड होगा। होप कि यहाँ पे किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको डिफरेंशिएशन का अलग से चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करना, तो मैं देखूंगी, तो नेक्स्ट कभी टाइम मिले तो मैं डिफरेंशिएशन पे एक ले लूंगी वीडियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 111। What will be the estimated demand at P is equal to 20 if demand function की x is equal to 400 divided by P? तो यहाँ पे हमें एस्टिमेटेड डिमांड पूछ रहा है, एस्टिमेटेड डिमांड या फिर ओनली डिमांड, या फिर इसके कहने का मतलब है कि क्वांटिटी क्या है हमारी। ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है, जो आपको समझ आए आप निकालो। अब यहाँ पे यदि हम देखें डिमांड फंक्शन हमारा, डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन x इज इक्वल टू क्या है? 400 बाई पी, और p ऑलरेडी गिवन है 20। तो हमें करना क्या है? बस एस्टिमेटेड डिमांड निकालना है, ऑलरेडी डिमांड फंक्शन दिया है तो यहाँ पे ओनली वैल्यू पुट कर देनी है हमें, तो हमें डिमांड मिल जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 20। तो x की वैल्यू जो है ये क्या है? 20 यूनिट्स। ठीक है, देखिए कितना इजी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकेंड होगा ये करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 2004 का क्वेश्चन है सेकेंड। इफ द प्राइस ऑफ गुड इज 15 एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 14, देन द रिलेटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगी? तो आपको पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में क्या रिलेशन होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू होता है एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये हमें फार्मूला पता है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है? हमें प्राइस गिवन है और हमें मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है। तो यदि प्राइस गिवन है तो आप एवरेज रेवेन्यू भी निकाल लोगे, क्योंकि जो एवरेज रेवेन्यू होता है हमेशा प्राइस के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू यहाँ से निकल गया, और मार्जिनल रेवेन्यू भी दिया हुआ है 40।
एवरेज रेवेन्यू भी पता ही चल गया, तो यहाँ पे बेस्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता चल जाएगी। देखिए कितना इजी है। एवरेज रेवेन्यू क्या है, 50 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 40, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 10 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 होगा, तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7. If the consumer income is 400 and he buy X and Y unit of two goods A and B respectively, while the price of good A is 5 rupees and good B is 10, then the equation of his budget line will be. तो बजट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, पहले हम लिखते हैं। हमारा इनकम कितना दिया है, 400 रुपीज, ठीक है, और वो टू गुड्स को परचेज करता है। यदि मान लीजिए कि गुड्स ए जो यहाँ पे लिया है वो एक्स यूनिट लेता है और उसकी जो प्राइस है वो 5 रुपीज है, और गुड बी को परचेज करता है वाई यूनिट और उसकी जो प्राइस है यहाँ पे ये है 10 रुपीज। तो यदि आप बजट लाइन पढ़े होंगे तो उसका इक्वेशन आपको याद होगा, क्या होता है, I is equal to P x price of x plus price of y is equal to ओवरऑल इनकम, ठीक है, ये हमारा बजट लाइन। तो इस बजट लाइन पे बस वैल्यू पुट कर देनी है, आपको इक्वेशन पता चल जाएगा उसका क्या होगा। तो आई हमारा 400 दिया हुआ है इज इक्वल टू पी जो प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स क्या है 5x प्लस पी प्राइस ऑफ वाई तो 10 एंड वाई। अब ये देखिए ये कहाँ हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 400, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32. इफ द डिमांड फंक्शन इज d is equal to 400 divided by p, then the price of 40, what will be the elasticity of demand? तो इसमें पूछा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगी। तो इसमें क्या है, हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन d is equal to 400 डिवाइडेड बाय p, और यहाँ पे प्राइस जो है वो है 40, ठीक है। तो यहाँ पे यदि प्राइस दी हुई है तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्वांटिटी निकाल लेंगे या फिर डिमांड फंक्शन से, तो 400 बाई पी जो है यहाँ पे हो जाएगा 40, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 10 यूनिट, जो क्यू है या फिर यूँ कह लीजिए जो एक्स है या फिर क्यू लेती हूँ मैं यहाँ पे क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी क्या है 10 यूनिट हो गया, 10 यूनिट। अब जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यदि आपको फार्मूला पता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू होता है चेंज ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ प्राइस इंटू डिवाइडेड बाय क्यू, ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फार्मूला, ठीक है। तो अब हमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को फ्रेम करना है, अपने आंसर को फ्रेम करना है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि डिमांड फंक्शन से हम निकाल दें, यदि डिमांड फंक्शन से यदि हम निकालते हैं अपना चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी डिफरेंशिएशन करके, तो यहाँ पे क्यू के रिस्पेक्ट में हम यदि डिफरेंशिएशन करें 400 डिवाइडेड बाय पी का, तो हमें यहाँ पे मिलेगा डिफरेंशिएशन में क्यू, यहाँ पे यदि हम इसे करते हैं 400 पी के पावर -1 कर लेते हैं, हमें इजी रहेगा। तो यहाँ पे 400 माइनस हो जाएगा यहाँ से पी के पावर -2, अब इसे हम ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे 400 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -400 और पी स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे -400 डिवाइडेड बाई, इसे स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1600। अब यहाँ से इसे हम कट करते हैं तो हमें मिलेगा 1.4, ठीक है।
तो हमें यहाँ से क्या मिला अभी तक, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन पी इज इक्वल टू क्या मिला हमें, -1.4। और हमें यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम अपना क्वांटिटी निकाल लिए हैं। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, -1/4 इंटू पी हमें दिया हुआ है 14 और क्वांटिटी कितनी दी हुई है 10। अब हम यहाँ से बस ये हो जाएगा 1 टाइम्स 10 और ये यहाँ से 1। तो यहाँ पे -1, चूंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो ऑलरेडी रिलेशनशिप शो करती है प्राइस एंड क्वांटिटी में, जो कि निगेटिव होता है। तो हमेशा मैथमेटिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे माइनस हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस जो होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो ओनली 1 होगी। ठीक है, या फिर वैसे भी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब भी हम लिखते हैं तो उसे माइनस में नहीं, निगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा, यूनिट या फिर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो गया, 32 का जो ऑप्शन थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 14, if the marginal preference to save is 0.125 then the value of investment multiplier is। तो यहाँ पे पूछा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है वो क्या है। ऑलरेडी इसमें दिया है मार्जिन प्रेफरेंस टू सेव इज इक्वल टू 0.125। तो आपको यदि मल्टीप्लायर का फार्मूला पता है सेविंग के रिस्पेक्ट में तो आप निकाल लोगे, या फिर तो नहीं पता है तो आपको ये पता होगा मार्जिन प्रेफरेंस टू कंज्यूम प्लस मार्जिन प्रेफरेंस टू सेव इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से भी यदि आपको ओनली ये वाला फार्मूला पता है 1 माइनस एमपीसी और ये पता है तो यहाँ से भी आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। नहीं तो यदि डायरेक्ट आपको पता है कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एमपीएस, तो यहाँ पे डायरेक्ट रख दो, या फिर तो यहाँ से वैल्यू 0.125 करके यहाँ पे 1 कर लो, फिर एमपीसी की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो ये ज्यादा लेंदी हो जाएगा। यदि सीधा सीधा आपको ऐसे वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.125। अब इसे हम यदि वैल्यू इसको पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे 125 हो जाएगा। अब इसे हम यदि कट करेंगे तो ये 8 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर का वैल्यू आएगा ये 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो होगा वो करेक्ट है। होप कि आपको ये सब क्लियर होगा, और मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपको फार्मूला पता होगा। ठीक है, यदि नहीं याद है तो आप अभी से भी तैयारी कीजिए, अभी टाइम से है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। If the increase in the autonomous investment is 5,000 crore and the marginal preference to consume is 0.08, what will be the increase in national income? तो national income क्या होगा, चेंज इन नेशनल इनकम क्या होगा। एटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दिया है हमें, तो जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं। एटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है ये है 5,000 करोड़, और जो हमें मार्जिनल प्रेफरेंस टू कंज्यूम दिया है हमें क्या है 0.08। ठीक है, 0.8 है हमारा मार्जिनल प्रेफरेंस टू कंज्यूम। पहले इसमें पूछ क्या रहा है, हमें चेंज इन इनकम निकालना है, चेंज इन इनकम। तो आपको पता है कि जो मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये ओरिजिनल मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से, ड्यू टू उसके इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में क्या इफेक्ट होता है, ये मल्टीप्लायर शो करता है। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ से इनकम में चेंज यदि देखें तो के इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये तो यहाँ से फार्मूला हो गया। लेकिन हमें इसके लिए चेंज इन इनकम निकालने के लिए हमें मल्टीप्लायर पता होना चाहिए, तब तो इन्वेस्टमेंट के साथ क्या चेंजेस हुआ ये निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन में हमें मार्जिनल प्रेफरेंस टू कंज्यूम दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले अपना मल्टीप्लायर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 0.8, यहाँ पे हमें हो जाएगा माइनस 0.2 होगा। अब ये 0.2 ऊपर 10 हो जाएगा, ये
टू, यहाँ पे हमारा होगा 5, k इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 5। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पता है हमें क्वेश्चन से ही, और हमें मल्टीप्लायर हमने निकाल लिया। अब हम चेंज इन इनकम जो है इजिली निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 5 इंटू 5,000 करोड़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25,000 करोड़। ठीक है, ये हमारा चेंज इन इनकम होगा, चेंज इन इनकम। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। यहाँ पे 68 का जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट होगा, 25,000 करोड़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 76, what will be the geometric mean of the series 5, 15 and 45? तो ज्योमेट्रिकल मीन, यदि मीन मीडियन मोड, आप ये तो सेंट्रल टेंडेंसी का होता है, आपको पता होना चाहिए, सबको ही पता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीन जो है ये निकालने का फार्मूला होता है, यहाँ पे n होता है और ये जितने नंबर्स दिए रहे हैं उसका यहाँ पे वैल्यू रहता है। तो हमें यहाँ पे 3 नंबर तक दिया है, 3 डिजिट तक, तो यहाँ पे हम करेंगे 5, 25 एंड 45। अब इसको यदि हम घनमूल निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5 और ये जो होगा 15। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, इफ द डिमांड फंक्शन इज d is equal to 400 minus 2p, then the quantity demand at price at 15 what will be? ठीक है, यूनिट। तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी डिमांड पूछ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड। ठीक है, हमें प्राइस गिवन है 50 रुपीज पर यूनिट, पर यूनिट। ठीक है, हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है तो बस हमें करना क्या है कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। 400 माइनस 2, पी की जगह पे हम 15 रख देते हैं। तो यहाँ पे 400 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ से हम निकालेंगे 300 यूनिट्स। तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी है 300 यूनिट्स की। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर विल बी। जो अर्थमेटिक मीन है फर्स्ट नेचुरल नंबर का, वो सब तो आपको फार्मूला पता होगा तो ही आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता है अर्थमेटिक मीन का, तो ये होता है n+1/2। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा या जैसे भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी हमारे सिलेबस में है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेंट्रल टेंडेंसी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अर्थमेटिक मीन हुआ या फिर मीन हुआ, मीडियन हुआ, मोड हुआ। अब मीन में भी बहुत जैसे 3 टाइप्स के हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो इन सब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप पहले से ही वेल प्रिपेयर रहिए इन सब चीजों के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, if there is a 100% increase in factor of production, then there is a 80% increase in output, then this situation is called। तो यहाँ पे कह रहा है जो हमारा इनपुट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो क्या है 100% से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट आउटपुट जो है वो 80% से इंक्रीज हो रहा है, 80% से। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज है, हमारा इनपुट ज्यादा हो रहा है, इनपुट इज ग्रेटर देन द आउटपुट। तो ये जो सिचुएशन है, इनपुट इज ग्रेटर देन द आउटपुट, ये जो सिचुएशन है ये इंडिकेट करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, रिटर्न टू स्केल को, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। ठीक है, यदि यहीं पे हमारा जो इनपुट होता वो 80% से ग्रो करता और जो आउटपुट है वो 100% से ग्रो होता, तो वो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता। ठीक है, तो वहां पे जो होता आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट। ठीक है, यदि यदि हम बात करें यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की, तो जो हमारा जितना हमारा आउटपुट इनपुट होगा
इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। यदि इनपुट का जो प्रोपोर्शन है सेम यदि होगा, आउटपुट का भी सेम उसी प्रोपोर्शन में यदि वो इंक्रीज करता है, तो हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। और यदि इनपुट जो है यदि ग्रेटर देन है आउटपुट से, वो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है। और यदि आउटपुट ग्रेटर देन है हमारे इनपुट से, तो ये हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये भी पता होना चाहिए, जब डिमिनिशिंग पूछा है तो मे बी कि इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग भी पूछ दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला तो सिंपल सा है। सेकंड जो होगा ये करेक्ट होगा, आर वाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूल बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये होता है लीनियर कोफिशिएंट कोरिलेशन का फार्मूला। और जो इसका वैल्यू है +1 से -1 के -1 से +1 के बीच वैरी करता है, +1। ठीक है, ये चीज आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन द हार्मोनिक मीन। ऐसे ही सेकंड है, लेस देन अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड लेस देन द ज्योमेट्रिक मीन बाय द हार्मोनिक मीन। और यहाँ पे अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड देन द हार्मोनिक मीन। यहाँ पे है लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो यदि आपने तीनों पढ़ा है तो आपको ये चीज क्लियर होगा कि यदि जो वैल्यू है सीरीज की, इफ द वैल्यू ऑफ सीरीज का जो सीरीज के जो जितने भी पद होते हैं, यदि उनकी जो वैल्यू है, यदि सबकी जो 2 2 2 है, यदि किसी भी सीरीज का जो वैल्यू यदि सेम है, तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन होगा इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा एंड इक्वल टू हार्मोनिक मीन होगा। ठीक है, ये चीज। दूसरी चीज हमें ये यहाँ से पता होना चाहिए कि यदि जो वैल्यू होती है सीरीज की, वैल्यू ऑफ सीरीज का जो नंबर यदि वो डिफरेंट है, जैसे 2 है, 4 है, 5 है एंड अदर कोई भी नंबर होगा, तो वहां पे यदि जो अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में जो रिलेशनशिप देखा जाता है, तो हमेशा जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन हमेशा ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हार्मोनिक मीन is less than geometric mean and geometric mean is less than the arithmetic mean। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एक चीज तो है, यहाँ पे ये चीज नहीं बताया है कि किस सीरीज के लिए पूछ रहा है, क्या वो नंबर इक्वल सीरीज के लिए है या फिर डिफरेंट नंबर्स के लिए है। लेकिन यहाँ पे यदि जनरली जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मैक्सिमम टाइम पे यही सही होता है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन द हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन में देखा था, मतलब इसका आंसर भी, तो ये फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, क्योंकि आयोग ने इसे ही करेक्ट माना था, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन द हार्मोनिक मीन। लेकिन आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यदि उस सीरीज की जो नंबर है यदि इक्वल है, तो जो तीनों का वैल्यू होगा वो भी इक्वल होगा। लेकिन यदि सीरीज का जो नंबर है वो अलग अलग है, तो जो तीनों की वैल्यू होगी उसमें से अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन होगा हार्मोनिक मीन। ठीक है, होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 112, if the average saving rate in a community is 18% and the capital output ratio is 4% and the population growth rate is 1.5% annually, then the per capita growth rate of the community will be। तो इसमें पूछा है कि पर कैपिटा जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगा। ठीक है, तो हमें जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं।
तो हमें सेविंग रेट दिया है 18%, एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है, कैपिटल आउटपुट जो रेशियो है वो दिया है 4%, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ ये दिया है 1.5%। ठीक है, तो आपको हेराडोमर का यदि ग्रोथ मॉडल पता होगा तो उसमें ग्रोथ रेट इज इक्वल टू होता है, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू सेविंग डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो यहाँ पे क्या है कि हमें वनली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो सेविंग रेट जो है हमारा 18% है, एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो 4% है। तो ये यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा 4.5%। ठीक है, यहाँ पे हम ओवरऑल ग्रोथ रेट ले लेते हैं, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, तो हमें पर कैपिटा ग्रोथ रेट निकालना है, पर कैपिटा, कैपिटा ग्रोथ रेट ऑफ कम्युनिटी, ग्रोथ रेट। ठीक है, तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट निकालने के लिए तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है ग्रोथ रेट। तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट माइनस पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हमें यहाँ पे 4.5 है और ये माइनस पॉपुलेशन ग्रोथ 1.5 है, तो यहाँ से होगा तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा 3%। तो यहाँ पे पर कैपिटा ग्रोथ रेट जो एक कम्युनिटी का होगा वो पर कैपिटा ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट ये होगा 3%। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा। होप कि आपको क्लियर होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। A production function Q is equal to 1.43 L की पावर 0.43 and K की पावर 0.5% is the output elasticity with respect to labor। इसमें दिया है कि एक प्रोडक्शन फंक्शन है और इसमें आउटपुट इलास्टिसिटी निकालना है लेबर के रिस्पेक्ट में। तो यदि आपको कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन याद है, Q इज इक्वल टू होता है A L के पावर अल्फा एंड K के पावर बीटा, कैपिटल के पावर बीटा। तो ये होता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ से यदि हम अल्फा और बीटा की वैल्यू देखें तो ये हमें दिखाता है कि आउटपुट इलास्टिसिटी, ये जो है अल्फा ये बताता है आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, लेबर। एंड जो बीटा है ये इंडिकेट करता है आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल। ठीक है, ये कैपिटल के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे जो अल्फा एल एंड के है ये लेबर है, ये कैपिटल है, ये जो है ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दिखाता है, और क्यू जो है हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि जो आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेबर के रिस्पेक्ट में जो आउटपुट इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी। तो यहाँ से हम यदि इस फार्मूले को यदि इस प्रोडक्शन फंक्शन से कंपेयर करते हैं तो हमें अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 0.43, और यहाँ पे बीटा का जो वैल्यू होगा वो 0.57 होगा। तो इसमें पूछा तो ओनली लेबर का ही है, लेबर का आउटपुट इलास्टिसिटी। यदि आपको कैपिटल का भी पूछे तो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और लेबर का भी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट होगा 0.43 जो आउटपुट इलास्टिसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, ये होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट जो होगा 116 का वो करेक्ट होगा 0.43। ये सारी चीजें आप देखते रहिए, बहुत इजी है, बस यही है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, 120 है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज इज 12 if each item of the series is multiplied by 2 then the standard deviation of new series will be। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 12। तो पूछा है यदि सबको यदि 12 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सीरीज होगा वो क्या होगा। तो न्यू सीरीज विल बी, न्यू सीरीज विल बी 12 into 2 is equal to 24 होगा।
ठीक है, यहाँ पे आंसर जो थर्ड होगा वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 जो है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू फाइंड द हार्मोनिक मीन। देखिए कितना डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है, इसमें कुछ नहीं है, आपको ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद ही होने चाहिए। तो हार्मोनिक मीन जो होता है वो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है, उसके वैल्यूज का। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा। हार्मोनिक मीन इज ए रेसिप्रोकल अपन वन अपन रेसिप्रोकल ऑफ एन बाई एन। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका जो होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ज्योमेट्रिक मीन। वहां पे हार्मोनिक पूछा था 10 नंबर के क्वेश्चन में, और यहाँ पे 11 नंबर में अर्थ ज्योमेट्रिक मीन पूछा है। तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, एक तो होता है एंटी लॉग समेशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, एंड एक ये निकालने का होता है फॉर्मूला, एक दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स जो इसमें रहते हैं उनका। ठीक है, तो यदि यहाँ से यदि ऐसे निकालते हो तो भी ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, और एक दूसरा फॉर्मूला लॉग में ज्योमेट्रिक मीन निकालने का ऐसे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इसका रिलेशनशिप होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये इन तीनों में रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये आप डायरेक्ट आपको याद ही करना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे कुछ और आसान नहीं है। नेक्स्ट है 44, which of the following formula is used to find the median value in an individual data series। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन निकालने की वैल्यू पूछ रहा है इंडिविजुअल डाटा सीरीज का। तो इफ यदि ऑड नंबर है, ऑड नंबर का सीरीज है, नंबर सीरीज सीरीज, तो इसमें जो होता है फार्मूला इसका, साइज ऑफ n प्लस वन बाई टूथ आइटम्स। ठीक है, ये ऑड नंबर का होता है। यदि जो नंबर सीरीज है यदि वो इवन नंबर की है, इवन नंबर सीरीज, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है n बाई टूथ आइटम आइटम प्लस n बाई टू प्लस वन आइटम आइटम डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड नंबर के सीरीज के लिए पूछा है, वैसे पूछा है ओनली इंडिविजुअल सीरीज का, तो ऑड नंबर पे ये फार्मूला हमें पता है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, साइज ऑफ n प्लस वन बाई टूथ आइटम्स। ठीक है, तो 44 का जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इसमें जो मॉडल है वो माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल है। तो आपने यदि मल्टीप्लायर है या फिर ये इनकम का जो फार्मूला होता है ये, या फिर ये फिशर का जो फार्मूला है ये सब चीजें आपने मैक्रो इकोनॉमिक थियरी में पढ़ा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल में, मैक्रो इकोनॉमिक। और जो ये डिमांड फंक्शन जो है, हम इंडिविजुअल डिमांड हो या फिर मार्केट डिमांड हो, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नोन एज ए वॉलरस लॉ। इसमें पूछा है कि वॉलरस का लॉ जो है वो क्या है, पहले तो हम ये चीज जानते हैं, एंड दूसरा कि उसका इक्वेशन क्या है।
तो वॉलरस ने जो था वो जनरल इक्विलिब्रियम की बात की थी, जनरल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और वॉलरस ने ये चीज माना था कि जो मार्केट होता है वहां पे हमेशा जो मार्केट में जो डिमांड होता है हमेशा इक्वल रहता है सप्लाई के, क्योंकि इनके अनुसार ये था कि मार्केट में इनविजिबल हैंड्स वर्क करते हैं और उस अकॉर्डिंग जो यदि एक्सेस डिमांड है मार्केट में तो वो फुलफिल हो जाता है हमारे सप्लाई के द्वारा, और यदि एक्सेस सप्लाई है तो इनविजिबल हैंड्स के द्वारा जो है वो सप्लाई जो है वो डिमांड में कन्वर्ट, मतलब डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई फिर जो उसका फुलफिल हो जाता है। इट मीन्स जो हमेशा जो मार्केट है हमेशा इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे ही रहती है। ओवरऑल वॉलरस का यही थियरी था। तो इनका जो इक्वेशन था समेशन ऑफ P1 S1, तो यहाँ पे P जो था ये प्राइस था और S जो है ये सप्लाई है और D जो है यहाँ पे डिमांड है। और समेशन है ये ओवरऑल सप्लाई को शो कर रहा है, मार्केट की सप्लाई को, मार्केट सप्लाई, ठीक है। और ये जो समेशन जो शो कर रहा है P1 D1 इज इक्वल टू, ये मार्केट की डिमांड को शो कर रहा है, मार्केट डिमांड। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट का जो सप्लाई है वो हमेशा बराबर है मार्केट के डिमांड के। तो इसलिए जो इनका जो फार्मूला है समेशन ऑफ P1 S1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 PI D1 DI। तो इस तरह से ये जनरल इक्विलिब्रियम पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट होगा 68 का, वॉलरस का इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2002 का क्वेश्चन मैंने लिया है 10। In the following demand schedule, if the price is reduced from 4 per unit to 2 per unit, then what will be the elasticity of demand? ठीक है, ये डिमांड स्केड्यूल दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो P1 यदि हम देखें तो यहाँ पे 4 है, और यदि हम P2 की बात करें तो P2 ये दिया है कि 2 रुपीज हो जाता है P2। और जो तो क्वांटिटी जो हमारी Q1 होगी वो 50 है और जो क्वांटिटी Q2 होगी वो 75 है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चंस में दे दिया है कि 4 यूनिट से कम होके 2 यूनिट जो है वो प्राइस हो जाती है। ठीक है, तो क्वांटिटी हम 75 को लेंगे और प्राइस 2 को लेंगे, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है 50 लेंगे और प्राइस को 4 लेंगे हम P1 को। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो निकालने का फार्मूला होता है तो आपको ये पता होगा, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P इनटू P डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम चेंज इन Q देखें तो चेंज इन Q जो होगा 75 एंड 50 इज इक्वल टू 25, एंड चेंज इन P जो है वो ऑलरेडी 4 से 2 हो जाता है तो 2 रुपीस होगा, 2 रुपीस। ठीक है, और जो P1 है वो 4 है और यहाँ पे जो Q1 है वो 50 है। तो यहाँ पे बस हम वैल्यू रख देते हैं। तो चेंज इन P 25 इन डिवाइडेड बाय 2 इनटू इनिशियली प्राइस जो था वो 4 डिवाइडेड बाय इनिशियली जो क्वांटिटी था वो 50। तो यहाँ पे इससे कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 दोनों मिलके यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, फर्स्ट मोर देन यूनिटी, ये इक्वल टू यूनिटी होगा। ठीक है, एंड लेस देन यूनिटी एंड जीरो, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो करेक्ट होगा, इक्वल टू यूनिटी। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो 1 के बराबर होगी। ठीक है, इस तरह से हमने अभी तक इस वीडियो में हमने 2005 से लेके 2002 तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2021 से लेके 2009 तक के क्वेश्चन को कंप्लीटली कवर कर लिया है। इस तरह से हमारा 10 ईयर का जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल और स्टैटिकल कंप्लीटली कवर हो चुका है। यदि आपको कहीं भी इस क्वेश्चंस में डाउट है, यदि आपको कहीं समझ नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने को लर्नर के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।